तो देखिए अवध श्रम बजट पेश हो गया है 26-27 के लिए महत्वपूर्ण है। इस बार 13,000 करोड़ रुपए पिछले बार के बजट से बढ़ाया गया है और सरकार का कहना है कि ये समावेशी बजट है, अगुआ बजट है, सभी लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया। अब कितना ध्यान में रखकर बनाया गया इस पर हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हमारे साथ 3 खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद है। परिचय करवा देते हैं। रोहित अग्रवाल जी हैं चैम्बर से, सुनील कुमार जी कांग्रेस नेता हैं और प्रेम मित्तल साहब बीजेपी से हैं। तीनों का स्वागत। और सबसे पहले रोहित अग्रवाल जी आप ही के पास जाएंगे, क्योंकि आप इकोनॉमिक भाषा जो अर्थशास्त्र का भाषा हो तो बहुत अच्छे से और बहुत नज़दीक से समझते हैं। कैसा बजट रहा है इस बार का? देखिए अभी एनालिसिस तो पूरी हमने नहीं की है ये, बट ये बैलेंस बजट प्रतीत हो रहा है। बजट का जो एस्टिमेट है वो भी बढ़ाया गया करीब 13-14% से, जो 1,45,000 करोड़ था लास्ट टाइम, उससे 1,58,560 करोड़ किया गया। तो ये निश्चित तौर पे बढ़ाया गया है। कहीं ना कहीं हमारा राज्य पिछड़ा राज्य है, तो यहाँ सामाजिक सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, ये सब पे भी ध्यान सरकार को देना ही पड़ेगा। तो उसके लिए उन्होंने बजट पे प्रोविजंस किए हैं, जो कि उसका कोई ऑप्शन नहीं है, वो करना पड़ेगा। बट हाँ, इस बार सरकार का, जैसे मैंने अभिभाषण जो सुना, फोकस है कैपेक्स बढ़ाने का, जो पूंजीगत व्यय बढ़ाने का, तो वो स्वागत योग्य है। उससे रोजगार के अवसर आएंगे, इकोनॉमी में पैसा आएगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, तो एक स्वागत योग्य है। एक अभिभाषण में मैं सुन रहा था, वित्त मंत्री जी बोल रहे थे कि जो भी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उससे कोई चीज को रोक के नहीं हुआ, पैरेलल चल रहा था, किसी का वेतन नहीं रुका, बिल्कुल, है ना। लेकिन मैं इस आपके चैनल के माध्यम से एक चीज कहना चाहूंगा कि जो सप्लायर्स हैं, जो आपूर्ति करता है सरकार को, या संवेदक हो गए या सप्लायर्स हो गए, उनका पेमेंट बहुत इरेगुलर है। साल साल भर उनको पेमेंट नहीं मिलता है। केसेस कोर्ट में लंबित होती हैं, जो कि एडमिटेड ड्यूज हैं। तो सरकार को वो भी देखना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए। वो भी खैर नागरिक इस देश, इस राज्य के, वो भी उन करदाता है, यहाँ सृजन करते हैं कर का, उनके ही पैसे से राज्य का इकोनॉमी चलती है। तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर समय रहते उन्हें समय सीमा पे उनका भुगतान होगा तो उनका भी घर परिवार चलेगा, राज्य में पैसा भी इन्फ्यूज होगा वापस जीएसटी के रूप में या एक्सपेंसेस के रूप में। तो उस और भी सरकार को देखना चाहिए कि समय रहते वो सब भी भुगतान, जो भी एडमिटेड ड्यूज हो, जो लेजिटिमेट ड्यूज हैं, संवेदक हो गए, सप्लायर्स हो गए, उनका भी इंश्योर करना चाहिए। जैसे सरकार इंश्योर कर रही है, जो सरकारी कर्मचारियों का समय पे दावा कर रही है कि हम भुगतान करते हैं, तो उनका भी करना चाहिए ना। अगर वो उनको सेवाएं दी हैं सरकार को व्यवसायों ने, तो उनका भी समय रहते भुगतान जरूर होना चाहिए। ठीक है। मित्तल साहब, आप तो विपक्ष में हैं, तो जाहिर सी बात है विपक्ष को कुछ अच्छा लगेगा नहीं, क्योंकि उन्होंने भी सदन में उसी तरीके से विपक्ष को लपेटा है। फिर भी अगर लबो लुबाब निकाला जाए तो आपकी नज़र से कैसा बजट रहा? देखिए, बजट में पहले जो जनता का आकर्षण रहता था, जब सेल टैक्स का जमाना था, इस चीज में दाम घटेगा, इस चीज में दाम बढ़ेगा, सेल टैक्स का रेट तय होता था, वो सारा चीज चला गया जीएसटी में। तो आम जनता को बहुत ज्यादा आकर्षण बजट से नहीं है। लेकिन तब ये है कि ये प्रक्रिया है, सरकार को खर्च करने का अधिकार बजट पास होने से ही मिलता है। असेंबली से जब वो पास हो जाता है, जनता के प्रतिनिधि उसको इजाजत दे देता है, तो सरकार खर्च करती है। 2026-27 में किस मद में कहाँ कितना खर्च करना है, इसका सरकार को अधिकार इस बजट के माध्यम से मिल रहा है। अब इस बजट का डिटेल देखना होगा। एक चीज तो तय है, जैसा वित्त मंत्री जी ने भी कहा कि इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट जो है, अब देखिए 1,60,000 करोड़ के लगभग का बजट है, थोड़ा सा कम है, 1,58,560 करोड़। तो इसमें लगभग 60,000 करोड़ इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट है। जो बाकी का जो खर्च है, जो विकास में खर्च होना या कल्याण योजनाओं में खर्च होना, जो ना वो 1,00,000 करोड़ का है। तो वो तो 60,000 करोड़ पे कोई चर्चा करना बेकार है, वो तो होना ही होना है। लेकिन जो बाकी का जो खर्च है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस ढंग से किया गया है। फिर अगर हम 1,60,000 करोड़ का बजट बना लिए हैं, तो वो 1,60,000 करोड़ आएगा कहाँ से? बजट माने आय और व्यय दोनों का विवरण उसमें रहता है। अभी डिटेल और भी आएगा इसमें, कहाँ कहाँ से कितना पैसा आना है, तो उसका कैसे रेवेन्यू जनरेट हो, कैसे हमारा वो पैसा आया 1,60,000 करोड़। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात है, वित्त मंत्री जी ने खुद ही कहा, अभी मैं आपके टीवी चैनल पे सुन रहा हूँ, कि 78,000 करोड़ रुपया आज के डेट में भी सरकार के फंड में है, पिछले बजट का। मतलब बताइए कि खर्च नहीं कर पा रहे हैं। खर्च नहीं कर पा रहे हैं, ये स्वीकार कर रहे हैं आप। रोहित जी ने ठीक कहा, ठेकेदार रो रहे हैं, उनका पेमेंट नहीं हो रहा है। कुछ तो आपने या तो काम नहीं किया है। बजट में एलोकेशन है, असेंबली से पास हो गया पिछला बजट, जनता ने आपको अधिकार दे दिया, लेकिन आप सफल नहीं हो रहा है, खर्च नहीं कर पा रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, यह स्वीकारोक्ति है इसके पीछे। और
ठेकेदार भी रो रहा है, कुछ काम हुआ भी है तो उसका पेमेंट नहीं हो रहा है। पेमेंट नहीं हो इसका रहा। माने क्या मार्च लूट की तैयारी है? ये एक सवाल स्वाभाविक उठेगा। ठीक, चलिए ठीक है। सुनील जी, आपको कैसा लगा इस बार का बजट? देखिए, निश्चित तौर पर महागठबंधन की सरकार ने 2026-27 का बजट अगुआ दिशोम बजट जो प्रस्तुत किया है, इस राज्य के समक्ष पेश किया है गरिमामय विधानसभा, झारखंड विधानसभा के माध्यम से विधानसभा के पटल पर। वह बजट बिल्कुल ऐतिहासिक बजट है और अभी तो इसमें दीपक जी बजट आज पेश हुआ है, अध्ययन करने का विषय है कि किस विषय पर क्या, किस विभाग में कितना बजट है। लेकिन इस सरकार बहुत गंभीरता के साथ, श्री हेमंत सोरेन की सरकार गंभीरता के साथ इस राज्य के महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, इस राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए, इस राज्य के विकास का किरण जो है इस राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, इसके लिए सरकार, महागठबंधन की सरकार बिल्कुल कटिबद्ध और प्रतिबद्ध संकल्पित है। जिसके तहत आज पूर्व जो 2025-26 का बजट था 1,45,000 करोड़ का बजट था, जो बजट आज 1,58,560 करोड़ का पेश किया गया है, जो बजट इस राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण बजट है। तो स्पष्ट इसमें बात जो दिखता है बजट के माध्यम से, जो हमारे वित्त मंत्री श्री राधा किशोर साहब ने पूरे राज्य के समक्ष रखने का काम किया है। बजट का जो प्रमुख उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र में बिजली में, ग्रामीण क्षेत्र बिजली है, पानी है, सड़क है, चिकित्सा है, जो महत्वपूर्ण इस राज्य के लिए है, और मैया सम्मान योजना, जो मैया सम्मान योजना के तहत राज्य के महिलाओं को सशक्तिकरण और मजबूती के लिए है। तो इस बजट में सारी प्रावधान बजट में किया गया है और ये पूर्व में भी किया जाता है और वर्तमान में भी किया गया है। तो आपको दीपक जी मैं बताता चलूं कि राज्य के जो बजट है, सुनील जी आपको रोक रहे हैं हम, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल है सुनील जी, हम आपसे ये समझना चाहते हैं, फिर अग्रवाल साहब के पास जाएंगे। देखिए, आप बजट को ऐतिहासिक बता रहे हैं, वाकई में बढ़ा भी है, सरकार के पास पैसे भी हैं, इसके बावजूद वित्त मंत्री केंद्र सरकार से कह रहे हैं कि देखिए आपने पैसा कटौती कर लिया, जीएसटी की वजह से 4,000 करोड़ रुपये नुकसान हुआ, अब मनरेगा की वजह से लगभग 5,500 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है हमें। 60-40 वाला जो रेशियो नया नियम बनाया गया कि अब राज्य सरकार भी अपना पैसा 40% देगी। तो इन तमाम चीज़ों को, जब आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है तो फिर काहे के लिए आप केंद्र सरकार पर बार बार आरोप लगाते हैं? दीपक जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने रखा है प्रदेशवासियों के समक्ष, देशवासियों के समक्ष। झारखंड एक पिछड़ा राज्य है और झारखंड भारत में 28 स्वतंत्र राज्य है और 7 केंद्र शासित राज्य है। नहीं, आप झारखंड को पिछड़ा राज्य क्यों बोलते हैं? इतना मिनरल से, इतना संसाधन है, इतना संसाधन तो यूपी बिहार के पास नहीं है, आपके पास तो सब कुछ है, आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। मेरे ख्याल से रोहित जी गलत तो हम नहीं कर रहे? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये पिछड़ा राज्य तो कहा नहीं जा सकता है। ऐसे में राज्य का जो राजपाट है उसमें ये पहला कार्यवाही आज बजटिंग हुई है, एस्टिमेशन हुआ है, अब इसको एग्जीक्यूशन करना है। हाँ। उसमें प्रॉपर प्लानिंग लगेगी, अच्छा लीडरशिप लगेगा, तभी ये हो पाएगा, जो कि हम देख रहे हैं कि नहीं हो पाता, ये दुर्भाग्य है। और दूसरा बात है कि देखिए, आप जो कह रहे हैं कि राज्य संपन्न है, सब हमारे पास मिनरल्स हैं, फ्लोरा फोना है, हम सब रूप से संपन्न है, लेकिन हम उसको अपनी क्षमता को पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और रहा बात ये सर, देखिए ये तो चीज है, मैं देखिए बीइंग अ चेंबर ये चीज बोल सकता हूँ, राज्य अपना सेल्फ सफिशिएंट रहे, सब कुछ रहे, लेकिन जो उसका लेजिटिमेट ड्यूज है वो भी सेंट्रल से मिलना चाहिए। रोहित जी, आप मेरे बात से शायद इत्तेफाक रखेंगे, क्योंकि आप व्यापारियों से मिलते हैं, आप लोगों का ये संगठन है। एक मैं व्यापारी से बातचीत कर रहा था, वो बिजनेस करते हैं, मैंने उनसे एक बार संभावना पूछा कि भाई झारखंड में अगर आपको इंडस्ट्रीज लगानी है तो किस तरीके से आप लगा सकते हैं। तो उनका कहना था कि भाई देखिए, झारखंड में लेबर बहुत सस्ता मिल जाएगा, हमें पानी, तमाम चीज़ें वहाँ पे, वेदर, मौसम सब कुछ ठीक है, ज़मीन भी मिल जाएगी, लेकिन वहाँ पे पता चलता है कि हम खोलना चाहें तो ज़मीन थोड़ा सा चाहिए, लोग आंदोलन करने के लिए उतर आते हैं, इतने कानूनी पचड़े हैं कि वहाँ पे हम पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो ये एक समस्या है, झारखंड सरकार को दूर करना चाहिए ताकि यहाँ पे आप जिस विज़न के साथ आगे बढ़ रहे हैं वो विज़न पूरा हो। ये समस्या आप लोग भी फेस करते हैं क्या? ये फेस करते हैं सर, हमारी रेगुलर डिमांड रहती है सरकार से कि सिंगल विंडो सिस्टम जो है झारखंड को, वो कारगर नहीं है,
वो 32 ऐसे है अप्रूवल्स लेने होते हैं, दर दर भटकना पड़ता है, तो आदमी ऐसे वहीं दम पर तोड़ अपने देता है, को छोड़ चप्पल दिया घिस जाता है उसका, वो बोलता है नहीं भाई हम नहीं कर सकते हैं। झारखंड कोई इसलिए कदम रखना अभी नहीं चाहता, तो ये लेकिन हम यशस्वी मुख्यमंत्री है हमारे, हमें पूरा भरोसा है कि इस बार दावोस में भी गए थे, उन्होंने झारखंड को इतना अच्छा रिप्रेजेंट किया, वहां देख के आए तो उससे भी सोच खुलती है, और उन्होंने इन्वाइट किया। मुझे पूरा भरोसा है कि इस वित्त वर्ष में हम उसको ढांचा भी चेंज होगा, जो भी छोटे मोटे हमारी कमियां वो दूर होंगी, लेकिन एज ऑफ नाउ हमारा जो सिंगल विंडो सिस्टम है वो कारगर नहीं है सर। इसके चलते ये प्रॉब्लम हो रही है, और लोग बाहर से आने वाले हिम्मत नहीं करते हैं या करते करते दम तोड़ देते हैं। तो ये सरकार का हमने बार बार ध्यान भी आकर्षित किया है। मैटर जियाडा का भी है, जमीन आवंटन में भी बहुत दिक्कत होती है, वो भी देखना चाहिए। नेचर ऑफ खास महल जमीन, भुयारी जमीन, तरह तरह की जमीनों में प्रॉब्लम है, वो सब का क्लियरेंस देखना चाहिए, तभी एक अनुकूल एनवायरमेंट बनेगा, वातावरण बनेगा, और इन्वेस्टर्स बाहर से आएंगे। अब बाहर के इन्वेस्टर्स को एक बार छोड़ दीजिए, जो एग्जिस्टिंग स्टेक होल्डर्स हैं, जो आपके यहाँ व्यापार अभी कर रहे हैं, उनको तो आप सेटिस्फाइड कीजिए पहले। रोहित जी 1 मिनट के लिए रोक। जमील साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेडीयू से हैं। जमील साहब, कैसा लगा आपको आज का बजट? आज का जो है कोई नया बजट हमको तो नहीं लगता है। और अभी माननीय मंत्री राधाकृष्ण किशोर जी का मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था, उन्होंने जो कहा कि बच्चों के विकास के लिए, खास करके ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनके विकास के लिए हम लोगों ने जो प्रयास किया है, तो भाई हम तो ये जानना चाहेंगे कि 6 साल आपके गुजरने जा रहे हैं, पिछला सरकार भी आपकी थी और अभी भी सरकार आपकी है, तो क्या पिछले वर्ष जो है, पिछले वित्तीय वर्ष में ये चीज़ें आपको याद नहीं आई थीं जो अभी फिर इसको याद किया है आपने? क्या ये वर्ग को आपने छोड़ दिया था? डेवलपमेंट तो सस्टेन चीज है सर, सस्टेनेबल होते नहीं, रहेगा, सस्टेन हम जान रहे हैं, सस्टेनेबल तो है ही है, लेकिन जहाँ तक सवाल है कि बजट को आप जिस तरह से आप बढ़ा चढ़ा करके जो बोलने का काम कर रहे हैं, तो क्या इसमें फायदा अभी तक आपको नजर आया है? आप खुद भी ये बता सकते हैं दीपक भाई, आप भी अदरकारिता कर रहे हैं। तो वो तो वित्त मंत्री कह रहे हैं 78,000 करोड़ रुपए अभी भी खाते में पड़े हैं। पिछले बार 145-40 का बजट था, मतलब आधा पैसा भी नहीं खर्च हुआ। नहीं खर्च हुआ तो इसका मतलब कि आप काम नहीं कर रहे हैं। क्षेत्र का विकास एकदम अवरुद्ध हो गया है। जिन जिन सेक्टर का नाम ये ले रहे हैं, चाहे वो शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, हाँ, ये 2 सेक्टर का नाम ये स्पेशली इन्होंने लिया है। ठीक है। तो आप महिलाओं के विकास के लिए जहाँ तक सवाल है उसको भी आप देख लीजिए, उनके स्वास्थ्य से लेकर के, उनके शिक्षा से लेकर के, हाँ। और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का जो पलायन हो रहा है, जो बच्चे जो पहले पढ़ रहे थे वो जो ड्रॉप आउट हुआ है, वो हाँ। पहले तो इसको तो वो देख लें ठीक है कि यहाँ जो है इंटर काउंसिल को, इंटर जहाँ चल रहे थे महाविद्यालयों में, उसको इन्होंने बंद कर दिया। ठीक है सर। दूसरी चीज कि जहाँ पर पढ़ाई होनी चाहिए वहाँ पर टीचर्स नहीं, टीचर्स को पेमेंट नहीं हो रहा है, टीचर्स को बहाली आप नहीं कर रहे हैं। उसी तरह से स्वास्थ्य में, स्वास्थ्य का जो हाल आप किसी से छुपा हुआ नहीं। आप मेडिकल कॉलेज और राज्य के जो यहाँ आप सदर अस्पताल को छोड़ करके बाकी अस्पतालों में आप अगर देख लीजिएगा, हाँ। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर केवल बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं। अग्रवाल जी, एक महत्वपूर्ण चीज है, रोहित जी आपसे हम समझना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस बार जोर दिया गया है इस बजट में पिछले बार के मुकाबले? लगता तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे उन्होंने जैसे आंकड़े शेयर किए और जो उन्होंने अभिभाषण में भी कहा, तो मैंने पहले भी कहा ये स्वागत योग्य है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में करते हैं तो रोजगार मिलेगा, स्वरोजगार मिलेगा, और जीएसटी का भी संग्रहण होगा, बाजार में पैसा आएगा, तो ये तो विशेष सर्कल है सर। और अपीजमेंट से ज़्यादा अच्छा ये चीज़ है कि कैपिटल एक्सपेंसेस बढ़ाएं, तो इससे क्या है ना, अभी एक आत्मनिर्भरता भी बढ़ती है ना, कि लोगों को एक आत्मसम्मान भी होता है, वो काम कर रहे हैं, उसके एवज में उन्हें पैसा मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छा है। और इसी तरह हम लोग मजबूत भी हो सकते हैं अगर कैपेक्स बढ़ाए और रोजगार के अवसर निकले, तो आधारभूत संरचना का निर्माण हो, तो इससे स्वागत योग्य और कुछ नहीं हो सकता। चलिए ठीक है। मित्तल साहब, आपसे हम समझना चाह रहे हैं, आप लोग पैसा नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं वित्त मंत्री, देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह रहे थे और उस दौरान भी कह रहे थे सदन में कि भाई राज्य जो केंद्र सरकार है वो दोहरा नीति अपनाती है। हम इसमें दो तीन बात कहते हैं दीपक जी, और बिना राजनीतिक से प्रभावित होते हुए कह रहे हैं। राजनीति वाले लोग राजनीति से प्रभावित ना हो। हाँ, एकदम अर्थ विज्ञान की तरह। देखिए, सबसे पहली बात है कि इस बार का जो बजट खुद वित्त मंत्री जी ने पेश किया, अबुआ दिसोम बजट, उसी में इस बात का अनुमान है
कि केंद्र से जो टैक्सेज हैं, इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, ये सारे जो टैक्सेज हैं, उसका जो शेयर मिलेगा झारखंड को वो 51,000 करोड़ मिलेगा। पिछले बार था 47,000 करोड़। तो ये ऑटोमेटिक ये बढ़ रहा है 5,000 करोड़ रुपया, जो खुद बजट में ही अनुमानित है। ठीक है। अच्छा, एक दूसरी चीज जीएसटी में, जैसे अभी वित्त मंत्री जी ने कहा कि भाई जितना शेयर हमको पिछले कम हो जाता है हमारा शेयर, ठीक है, इसका एक फार्मूला है। जीएसटी से जितना कलेक्शन ऑल इंडिया में आता है, हाँ। उसका एक फार्मूला है, प्रत्येक स्टेट को उसका शेयर दिया जाता है और वो पॉपुलेशन और एरिया का कुछ फार्मूला है, उसके आधार पर वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है। इस बार फाइनेंस कमीशन जो झारखंड में आया, उसके सामने जो रिपोर्ट दिया गया, पहली बार झारखंड में कि हमेशा आउटसोर्स कर दिया जाता था, रिपोर्ट का कोरम पूरा होता था, लेकिन इस बार इन हाउस इन लोगों ने फाइनेंस डिपार्टमेंट में तैयार किया। तो यहाँ की जो बातें हैं, यहाँ का जो टैलेंट वो सामने आया और फाइनेंस कमीशन को उसने अप्रूव किया यहाँ की टीम ने कि ये फार्मूला सही नहीं है, इससे हमको झारखंड को नुकसान हो रहा है। फाइनेंस कमीशन ने उसको स्वीकार किया। सेंट्रल बजट जो पार्लियामेंट में रखा गया, निर्मला सीतारमण ने फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को स्वीकार किया। इससे इस बार जो जीएसटी का जो शेयर होता है, जो पहले जिस फार्मूला पर मिलता था उससे ज़्यादा मिलेगा। ये भी एक आ चुका, वो ऑलरेडी पार्लियामेंट में पास हो चुका है, तो वो भी ज्यादा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर होने की, अपने लोगों पर विश्वास करने की जरूरत है। ठीक है, मित्तल साहब आपको रोक रहे हैं। सुनील जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल है। पर्यटन के क्षेत्र में लगातार वित्त मंत्री जिक्र कर रहे थे कि भाई पर्यटन के क्षेत्र में यहाँ संभावनाएं हैं, ये आज तक संभावनाएं क्यों नहीं दिखा राज्य सरकार को? दीपक जी, हम पहले कुछ प्रश्न आपने किया था, उसका मैं उत्तर नहीं दे पाया था, बीच में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस था कि सरकार की, हमने कहा था कि झारखंड भी संघीय ढांचा का एक अंग है। भारत सरकार कहीं ना कहीं झारखंड के 4 करोड़ जनता के साथ न्याय नहीं कर रही है। अच्छा। भारत सरकार झारखंड की जनता के साथ, जो जनता यहाँ के हैं उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। इस विषय पर मैं इसलिए बात रख रहा हूँ दीपक जी कि मैं नहीं कह रहा हूँ, मान लीजिए पूरे देश के जो आपका माइनिंग का जो कर बकाया था, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को आदेश दिया था कि अप्रैल 2026 से 12 किस्तों में जिन जिन राज्यों का कर बकाया है माइनिंग का, उस राज्य को आपको देना है। तो झारखंड का 1,36,000 करोड़ जो बकाया है, जिसको नवंबर 2024 में झारखंड के तत्कालीन उस समय की अलका तिवारी जी मुख्य सचिव हुआ करती थी, जिनके माध्यम से भारत सरकार ने अपनी मांग, भारत सरकार के समक्ष अपनी मांग को रखा था। और इस राज्य में, झारखंड की धरती पर, झारखंड के राज्य में 4 करोड़ जनता ने इस राज्य में 14 लोकसभा सीट में आपका 9 भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में भी दिया है। 2024 के विधानसभा चुनाव में भी झारखंड को 21 भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में इस राज्य के, झारखंड के विधायक के रूप में दिया है इस राज्य की जनता ने। दुखद बात यह है कि किसी भी, आपका इस राज्य से मंत्री भी हैं श्री संजय सेठ जी, दुखद बात है कि 1,36,000 करोड़ पर भारत सरकार आज तक कभी भी नहीं कहा कि राज्य की बकाया है। और झारखंड के सम्मानीय सांसद जो आपका भारतीय जनता पार्टी का, उन्होंने भी कभी नहीं कहा कि इस राज्य का बकाया है, इस राज्य की बकाया राशि देनी चाहिए। इसलिए कि राज्य के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। ठीक है, मित्तल साहब बगल में बैठे हैं, पूछ लेते हैं ना कितना आपने कुछ और बात में बता रहा हूं। देखिए, अभी तो जो बकाया राशि उसी पर मैं बात कर रहा हूं। जल नल योजना का 6,500 करोड़ रुपया बकाया है। मनरेगा का मजदूरी का 1,100 करोड़ रुपया बकाया है। आपके पास पैसे की कमी तो है नहीं, वित्त मंत्री कह रहे हैं हमारे पास हजारों करोड़ पड़ा हुआ है खाते में। वृद्धा पेंशन का 300 करोड़ रुपया बकाया है। अभी हमारे वित्त मंत्री माननीय राधा किशोर साहब ने कहा कि 4,000 करोड़ रुपया आपका जीएसटी का बकाया है। उन्होंने कहा कि मनरेगा का 5,000 करोड़ रुपया का बकाया है। तो कहने का मतलब है दीपक जी कि जब झारखंड 42% माइनिंग यहां से पूरे देश में आपूर्ति होता है, पूरे देश में यहाँ से माल जाता है, माइनिंग जाता है, उसके बाद में भारत सरकार जब संघीय ढांचे में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, भारत सरकार इस राज्य के बारे में भी, इस राज्य की जनता भी इस देश के अभिन्न अंग है और 4 करोड़ जनता भी इस राज्य का, पूरे भारत में जो टैक्सेस लगता है, इस राज्य के जनता, व्यवसायी हो, आम नागरिक हो, नौकरी करने वाला हो, चाहे जिस पेशा से जुड़े हुए, सभी लोग टैक्स पेयर करते हैं। तो फिर इस राज्य के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? अब आपने कहा पर्यटन से संबंधित, तो 14.5 वर्ष की सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही, डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही, लेकिन कभी भी पर्यटन को डेवलप करना है, पर्यटन से आय की राशि को बढ़ाना है, इस पर कभी इन्होंने संज्ञान नहीं
नहीं लिया। तो एक बात स्पष्ट बार बार आधा किशोर साहब कह रहे हैं कि बिना भारत सरकार के राज्य का डेवलपमेंट की दशा दिशा उचित रूप से तय नहीं हो सकता है। इसलिए जरूरी है भारत सरकार को यह समझते हो कि झारखंड भी एक अभिन्न राज्य है भारत का, और इसको भी भारत सरकार की मदद की आवश्यकता है। मित्तल साहब, केंद्र सरकार से ही बार बार सवाल है, केंद्र सरकार ही पैसा नहीं देती इसलिए झारखंड का विकास नहीं हो रहा है। देखिए दीपक जी, वित्त मंत्री अभी अपना भाषण में क्या बोल रहे थे, किसी का पैर पे नहीं गिरना है, हाँ, अपना पैर पे खड़ा होना है, अब फिर पैसा भी मांगना है, तब रोना भी साथ साथ और ये भी साथ साथ, दोनों बात साथ साथ। देखिए केंद्र और राज्य फेडरल स्ट्रक्चर है ना, वो तो ठीक है, लेकिन जो बातें अभी उठ रही है इसके माध्यम से, उसमें एक दो चीज खाली हम क्लियर करने के लिए बोल रहे हैं जी। कि जैसे जो ग्रांट का पैसा होता है, जैसे किसी भी योजना के तहत केंद्र की सरकार घोषणा करती है कि ये आप योजना चलाइए, जैसे जल नल योजना है, हाँ, उसमें इतना परसेंट स्टेट गवर्नमेंट खर्चा करेगा, इतना परसेंट केंद्र सरकार करेगा, और उसका फिर सडन कंडीशंस होता है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना पड़ता है, कंडीशन को फुलफिल करना पड़ता है, और उसका गाइडलाइन होता है, उस गाइडलाइन पर काम करना पड़ता है और पैसा लेना पड़ता है। ये सब चीज करके अटका हुआ उसके वजह से है, वो करके पूरा करके पैसा कौन नहीं दे रहा, कौन राज्य सरकार नहीं ले रहा है, तो काम करना होगा। यहाँ तो 78,000 करोड़ पड़ा हुआ, खर्चे नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा। पड़ोसी राज्य तो बिहार सरकार कहती है इतना पैसा हमें दे रही है, हम ही नहीं खर्च कर पूरा पाते पैसा हैं। दे दे, ऐसा तो नहीं होता, काम तो करना पड़ेगा ना। तो ये सारी चीजें 1,36,000 करोड़ बार बार ये सवाल उठ रहा है। जब से हेमंत जी का सरकार बना, हमको लगता है उसके 1-2 साल के बाद से ये सवाल उठने ये पैसा मेरे ख्याल से 2009 के बाद से का है। हाँ, 2004 से 2022 का। अच्छा, 2004 से बताइए, आपकी सरकार 10-12 साल रह गई। जानते हैं 1,36,000 करोड़ का जो इन लोग क्लेम कर रही है सरकार, इसका कोई डिटेल बहुत ज्यादा नहीं दिया जा रहा है, और इसमें मैक्सिमम अमाउंट इंटरेस्ट का जोड़ा जा रहा है। अच्छा, इसलिए ठीक है, ये एक विषय है, झारखंड को पैसा मिल जाए तो फायदा ही है झारखंड का, उस पर हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन इसको माने खाली जनता को भ्रमित करने के लिए बार बार ये बात उठाना। और अभी एक वित्त मंत्री जी ने बड़ी अच्छी बात बोली है, जो मैं अपने पहले के डिस्कशन में कह रहा था कि पहली बार फाइनेंस कमीशन के पास इन हाउस रिपोर्ट तैयार करके दिया गया था, उसी का जिक्र कर रहे थे कि पहली बार ऐसा हुआ और क्या क्या फायदा उसके वजह से हुआ। फाइनेंस कमीशन ने उन बातों को समझा, क्योंकि उसमें अपना तत्व था, आउटसोर्स नहीं किया गया था। लेकिन अभी वित्त मंत्री जी ने असेंबली में क्या कहा कि जो फंड एलोकेटेड हमारा इसमें बजट में है खर्च के लिए, उसके अलावा भी हम आगे बढ़ेंगे। प्राइवेट पार्टनरशिप का वो जिक्र कर रहे थे कि प्राइवेट पार्टनरशिप स्कीम से हम लोग बहुत सा काम करेंगे। लेकिन इसका हाल बता दें, ये भी केंद्र सरकार की योजना पीपीपी पहले भी हम बता चुके हैं, 1 साल से ऊपर हो चुका है। झारखंड सरकार ने मंत्रिमंडल में पास करके ये करके पीपीपी सेल बनाना होता है इसके लिए, और उसके गठन के लिए कुछ एम्प्लॉयमेंट भी होता है, कुछ एक्सपर्ट्स भी चाहिए। तो उसके लिए सारा वैकेंसी निकाल के सारा चीज़ हो गया, एप्लीकेशन आ गया, शॉर्टलिस्ट हो गया। इंटरव्यू के लिए जब गया फाइल सेक्रेटरी के पास, तो क्या लिखा उन्होंने जानते हैं? आश्चर्य करिएगा, फाइल में लिख दिया इसमें तो सब झारखंड का ही लोग हैं, और इंटरव्यू नहीं बुलाया। आज तक वो गठन ही नहीं बने, तो अब तक कितना काम हो जाता, करोड़ों करोड़ का, हजारों करोड़ का काम हो जाता है। उसका पूरा केंद्र सरकार के पास गाइडलाइन, दुर्भाग्य है। उस पर आप आगे बढ़िएगा ईमानदारी से तब ना। आप उसमें भी आउटसोर्स करना चाह रहे हैं, वो जो फर्न टर्न क्या क्या बड़ा बड़ा कंपनी है जो कंसल्टेंट प्रोवाइड करता है, उससे लीजिएगा आप। उसको काम देने में भी ये होगा, फिर महीना का महीना उसको पेमेंट करने में भी लेन देन होगा। चलो ठीक है, नजर तो उधर है। रोहित जी देखिए, वित्त मंत्री का बयान आपने सदन वाला भी सुना, और जो अभी कह रहे थे, मतलब माना जाए कि संतुलित है, ठीक है, और जिस दिशा में आगे राज्य सरकार बढ़ रही है वो ठीक ठाक है। थोड़ा सा केंद्र का सहयोग मिल जाए तो और रफ्तार पकड़ लेगा। डेफिनेटली राज्य सरकार सही दिशा पे चल रही है, और केंद्र का सहयोग तो चाहिए ही। और देखिए, ये इसका लेजिटिमेट ड्यूज है, कोई ऐसा नहीं है कि केंद्र से कोई चैरिटी है, ये लेजिटिमेट है, फेडरल स्ट्रक्चर है, तो उसका जो हिस्सा मिलना चाहिए। अब ये कहते हैं कि मांग गलत है या सही है, वो तो भाई ये लोग बुद्धिजीवी हैं, केंद्र सरकार में इतने महानुभ है, उसी प्रकार राज्य सरकार में वो लोग रिकॉन्साइल क्यों नहीं कर लेते कि एक बार का ये हो जाए, कोई आर्बिट्रेटर या कोई करके। ये बार बार सुनने को मिलता है, अब हम किस पे ट्रस्ट करें कि है कि नहीं है, छोटा मोटा कोई आंकड़ा है नहीं, तो इसको फॉर एक बार वंस एंड ऑल इसको एक बार कर ही लिया जाए। और रही बात इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट भी लेजिटिमेट ड्यूज होता है। हमारा मानना है कि भाई वो इकोनॉमी का पार्ट ही है, लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट तो लेजिटिमेट होता है। बाकी ये लोग को रिकॉन्साइल कर लेना चाहिए ना। हम ये भ्रम की स्थिति हो जाती है, तो इस पे क्रेडिबिलिटी पे वो आ रहा है ना। हम अपनी राज्य सरकार पे भरोसा करें कि केंद्र सरकार पे पर है, तो उसको तो मैं तो यही सुझाव दूंगा कि एक रिकॉन्साइल करके आंकड़ों का मिलान कर लेना चाहिए, तो वो एक ज्यादा क्रेडिबल वो रहेगा। चलिए ठीक है, जमील साहब,
सहमत हैं हम तमाम चीज़ों को लेकर। देखिए केंद्र की भी जिम्मेदारी तो बनती है, झारखंड को आप ऐसे छोड़ नहीं सकते। ना देखिए, नियत और नीति की बात है। तो नीति तो है सरकार के पास। देखिए सरकार नीति जब से बनी है हम्म, तब से ये रोना रो रहे हैं कि मेरे पास फंड की कमी है, फंड की कमी है। और एक तरफ जो है आप देख रहे हैं अभी 78,000 करोड़ रुपया अभी खाते में पड़ा हुआ। वापस चला जाएगा। हम्म, तो सवाल है कि आप काम करते भी नहीं हैं और काम के एवज में पैसा मांगते हैं। हम्म, अब आप तो यहाँ से आपसे जब मांगा गया कि ठीक है भाई आपने जो काम किया हम्म, तो भाई उसके एवज में जो काम आपने किया है उसमें हमको दीजिए कि क्या क्या काम आपने किया, बताना होगा ना। तो आपसे जब मांगा जा रहा है तो आप उसको आप दे नहीं रहे हैं। और दीजिएगा कहाँ से, क्योंकि उस पर कुछ काम ही नहीं हुआ है। अच्छा। और इसको लोग चाह रहे हैं कि इंटरेस्ट बढ़ता चला जाए, धीरे धीरे हम इसी तरह से डिमांड करते जाएंगे और हमारा अमाउंट बढ़ता चला जाएगा। यहाँ तो ये मामला था। यहाँ के अफसर, यहाँ के पदाधिकारी जो हैं, जो बड़े पदाधिकारी हैं खास करके झारखंड के संदर्भ में, वो उनकी उदासीनता देखी जाती है पूर्ण रूप से। वो नहीं चाहते हैं कि झारखंड का सर्वांगीण विकास हो और केंद्र के द्वारा जो भी संसाधन यहाँ दिया जाता है उसको कैसे हासिल किया जाए, कैसे लाया जाए, उसको कैसे किस तरह से उसको कार्यान्वित किया जाए, चाहे पंचवर्षीय योजना हो चाहे और भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं में कैसे चलाया जाए, इसको ये लोग नहीं चाहते हैं और हैडल डालना चाहते हैं। कुछ ऐसा लिख करके भेज दीजिए ताकि वो हैडल पड़ा रहे और आगे काम कुछ भी ना हो और हम बोलते रहें। तो भाई इस तरह की बात, दोनों तरह की बातें तो नहीं हुआ करती हैं। अगर आपकी नीयत साफ है, आप चाहते हैं कि झारखंड का विकास हो, तो आप केंद्र से मिल करके आप काम कीजिए। लेकिन आप वो काम करने नहीं जाते हैं। आप केवल आरोप और प्रत्यारोप करते हैं और इससे आप चाहते हैं कि मेरी वाहवाही होती रहे। आप जितनी भी योजनाएं, चाहे आप महिलाओं की आप गिना रहे थे, आप पर्यटन में गिना रहे थे, पर्यटन में का पहले हम लोगों के समय में काम नहीं हुआ। पर्यटन के में जितना काम हमारे समय में हुआ, आपके समय में तो कोई कुछ काम ही नहीं हुआ है। आप बने हुए रोड को बना रहे हैं। आप देखिएगा, जो रोड प्लेन है, बिल्कुल बना हुआ रोड है, उसको बना रहे हैं, उसको चमका रहे हैं। और जहां रोड, सड़क, नाली की जरूरत होनी चाहिए, जहां पर सड़क होनी चाहिए है नहीं, वहां सड़क नदारद है। आप ग्रामीण एरिया में जाकर के देखिए ना भाई, झारखंड में ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने की जरूरत है। आपको कोई बड़ा चीज नहीं करना है। आपको लॉ एंड ऑर्डर, आपका यहाँ जो है, कोई भी बाहर का पर्यटक जो है वो आना है, कश्मीर में जाना पसंद करता है, झारखंड में आना पसंद नहीं करता है। क्यों नहीं पसंद करता है? कि सराउंडिंग एरिया से 10 किलोमीटर आप आगे अगर जाइएगा, कहाँ लुटा जाइएगा, कहाँ मरा जाइएगा, कहाँ आपका लूट मार हो जाएगा, कहाँ आप किडनैप हो जाइएगा, पता नहीं चलेगा। तो सरकार की उदासीनता प्रशासन में पूर्ण रूप से। आप कल के दिन देखे, आप चुनाव अभी हुआ, निकाय चुनाव को ये लोग इतना ढूंढेरा पीट रहे थे कि हमने ऐसा कर दिया। वो तो हाई कोर्ट का डिसीजन अगर नहीं होता तो ये लोग कराते भी नहीं। तो देखिए, जाकर के जहां पर लोग, ठीक है सर, मैंने जमा किए हैं, जाकर के वहां पर जाकर के देख लीजिए कि क्या ठीक है। जो आप कह रहे हैं उस पर हम लौटेंगे। कल हमने बोकारो में भी देखा किस तरीके से एसडीपीओ साहब के नाक पे मुक्का मार दिया गया और हिंसा जैसी स्थिति बन गई। अब देशों में बजट को लेकर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि आज वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन में पेश कर दिया बजट। 1,58,560 करोड़ रुपए का बजट है। ये महत्वपूर्ण है। पिछले बार के मुकाबले 13,000 करोड़ रुपए ज्यादा है इस बजट में। और जमील साहब हमारे साथ जुड़े हैं। जमील साहब, देखिए तमाम चीज़ों को लेकर हम चर्चा करें, लेकिन पर्यटन को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कई घोषणाएं उन्होंने की है कि इस बार हम एक यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे। चतरा में उन्होंने कहा कि हम यूनिवर्सिटी की स्थापना करेंगे मुख्यमंत्री के निर्देश पे। इसके अलावा बच्चों के लिए भी कई योजनाएं और कई चीज़ों की घोषणा की गई। मेडिकल सेक्टर को लेकर भी कहा गया कि हम कई अस्पताल का निर्माण करवाएंगे। और सबसे एक अहम चीज़ उन्होंने कहा कि हम अबुआ दवाखाना की स्थापना करेंगे, लगभग 750 के आसपास होगा। जैसे प्रधानमंत्री ने आयुष्मान दवाखाना की स्थापना की और उसका बेनिफिट भी होता है, मैं खुद जानता हूँ। 50 रुपये की दवाई वहाँ पर 8-10 रुपये में मिलती है। तो ये वाला एक बेहतरीन कदम हो सकता है राज्य सरकार का। देखिए, राज्य सरकार भी, मैं जानता हूँ कि माननीय हेमंत सोरेन शिबू सोरेन के फर्जंद हैं और मैं जानता हूँ कि ये आंदोलन से आए हुए हैं और आंदोलन में रहे हुए लोगों का निश्चित रूप से झारखंड से लगाव होगा ही होगा। जी। वो चाहते भी हैं
कि झारखंड को सजाया जाए, संवारा जाए, लेकिन मुझको नहीं लगता है कि उनके जो सराउंडिंग में जो लोग बैठे हैं वो उनको करने नहीं देते हैं और वो कर नहीं पा रहे हैं। उनकी अपनी कुछ मजबूरियां रही हैं, कुछ बात हो सकती है कि जिसको वो लेकर के चलना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ दीपक भाई कि बहुत ही अफसोस की बात है यहाँ पे। मैं शिक्षा जगत से आता हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि विश्वविद्यालयों में ये स्थिति अभी बनी हुई है कि वहाँ पढ़ाने वाले टीचर नहीं हैं। आधे से ज़्यादा टीचर वहाँ रिटायर कर गए। ठीक है। चाहे रांची विश्वविद्यालय का हो, विनोबा भावे का हो, डीएसपीयू का हो, या और भी कोई सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय का हो। विश्वविद्यालय खुल गए, अलग अलग विश्वविद्यालय बन गए, लेकिन जो जगह आप देख रहे हैं कॉलेजेस में, आप एक बार खुद से आप जाइए और आप हर कॉलेज में एक बार आप जाइए और वहाँ पर अपने ढंग से आप वहाँ पर देखिए कि वहाँ टीचर है ही नहीं है। एक टीचर, दो टीचर के बदौलत पूरा डिपार्टमेंट चलता है, पूरी तरह से वहाँ कोलैप्स कर गया है सिचुएशन। अच्छा, परमानेंट टीचर है नहीं। ये जो नीड बेस्ड टीचर के माध्यम से बनाया गया था, नीड बेस्ड में भी ये लोग किसी को गेस्ट बना दिए, किसी को नीड बेस्ड बना दिए, किसी को कंट्रोल बना दिए। नीड बेस्ड को भी जो पैसा मिल रहा है वो टाइम पर नहीं मिल रहा है। सही बात। गेस्ट फैकल्टी का लगभग आज 27 महीना हो गया, 27 महीना से तनख्वाह नहीं मिला है गेस्ट फैकल्टी को। और एचआरडी बिल्कुल उदासीन है। एचआरडी में जो अफसर्स बैठे हैं, जो जिस टाइप के ये लोग बैठे हैं, ये खुद भी, चूंकि बहुत सारे लोग ये शिक्षक जगत से ही आते हैं, शिक्षा जगत के ही लोग हैं, लेकिन ये वहां पर पहुंचने के बाद शिक्षकों के खिलाफ, शिक्षा के खिलाफ ही काम करते हैं वहां बैठ करके। और बताइए, जब किसी टीचर को तनख्वाह नहीं मिलेगी, वो अपने बाल बच्चों को पढ़ाएगा क्या, लिखाएगा क्या और खिलाएगा पिलाएगा क्या? जब वो खुद नहीं ठीक है तो फिर आप कॉलेजेस में आप कैसे बच्चों को आप बुला सकते हैं? बच्चे जो हैं ड्रॉप आउट हो रहे हैं। सिचुएशन ये देख रहे हैं कि यहाँ पढ़ाई होती नहीं है और बड़े बड़े कॉलेजेस में जा रहे हैं, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं वो लोग जा रहे हैं जिनके पास में पैसा है। जो 2000-3000 रुपया सालाना में, जो 2000-3000 रुपया दे करके ग्रेजुएशन कर लिया करते थे या पीजी कर लिया करते थे या और भी काम कर लिया करते थे, आज वो इस चीज़ से नादारद हो गए हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए कि गेस्ट फैकल्टी को समाप्त कर दिया गया और नीड बेस्ड अगर है भी तो बहुत कम लोग बचे हुए हैं और उन्हीं के माध्यम से ये सरकार जो है ये विश्वविद्यालयों को और महाविद्यालयों को चलाने का काम कर रही है। तो ये सबसे बड़ा बात है। बिल्डिंग बना दी जा रही है, करोड़ों रुपया का बिल्डिंग खड़ा कर दिया जा रहा है शिक्षा के नाम पर, कॉलेजेस के नाम पर और अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स के नाम पर खाली बिल्डिंग बनाई जा रही है। आप जाकर के देख लें और बिल्डिंग जो है वो ध्वस्त हो रहा है, बना बना बिल्डिंग जो है वो ध्वस्त होता चला जा रहा है। जाइएगा तो लगेगा कि वो अस्तबल है। तो इस तरह की जो चीजें हो रही हैं ये सिर्फ पैसे की बंदरबाट हो रही है। सिर्फ पैसा का जो है वो कोई उसका यूटिलाइजेशन नहीं है और हम समझते हैं कि जब किसी चीज की यूटिलाइजेशन नहीं है तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। लबोलुबाब माना जाए कि अफसरशाही हावी है इस सरकार पे, जो बिल्कुल। यहाँ जो शिक्षा खास करके एडुकेशन में यहाँ जो सेक्रेटरी अभी हैं पूर्वे साहब, ये तो सरकार का कुछ सुनते ही नहीं है और शिक्षकों के कोई जानकारी नहीं लेना चाहते हैं। शिक्षक अगर जा करके कोई बात करना चाहता है तो उनसे मिलना तक ही मुनासिब नहीं समझते हैं। और यहाँ एक डिप्टी डायरेक्टर बन करके आई हुई है, जबकि उनका टेन्योर कब खत्म हो चुका। वो डिप्टी डायरेक्टर महिला बैठ करके यहाँ केवल प्रोजेक्ट बनवा रही है और सरकार को ये बता रही हैं कि हम बड़ा सा योजना चला रहे हैं और आज बहुत अच्छा कर रहे हैं, जबकि भीतर से एकदम घुन की तरह खोखला कर दे रहे हैं ये पूरे विश्वविद्यालयों को, पूरे महाविद्यालयों को। उस ठीक यही काम हो रहा है आपके स्वास्थ्य विभाग में भी। नए नए मशीन खरीद लिए जा रहे हैं, नया नया बिल्डिंग बनाया जा रहा है, लेकिन उसको चलाने वाले कौन हैं, देखने वाले कौन हैं? ना डॉक्टर है, ना नर्सेज हैं, ना वहाँ इक्विपमेंट चलाने वाले एक्सपर्टी हैं। तो आउटसोर्सिंग से जो लोग ले रहे हैं। साहब 1 मिनट के लिए रोक रहे हैं, 1 मिनट के लिए आपसे आग्रह कर रहे हैं, रोक रहे हैं। आफ्ताब जमीन साहब, देखिए पैसों को लेकर एक महत्वपूर्ण चीज़ है, लेकिन हम देख रहे हैं इस बजट में लगभग 14,065 करोड़ रुपए सिर्फ मैया सम्मान योजना को अलॉट किया गया है।
एक बड़ा रकम है। इसके अलावा अगर झारखंड सरकार में देखें तो स्वास्थ्य में लगभग 8,000 करोड़ से मात्र 10 करोड़ कम है, यानी 7,990 करोड़ रुपए। बताइए, स्वास्थ्य में कम है। आपका शिक्षा में अगर देखें तो तकनीकी, प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा को मिला दें कुल तो लगभग 18,500 करोड़ रुपए होता है। शिक्षा स्वास्थ्य पे ज़्यादा खर्च होना चाहिए था, ये बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन यहाँ कम हो रहा है। सबसे ज़्यादा पैसे जो दिए जा रहे हैं वो मैया सम्मान में वहाँ दिए जा रहे हैं लगभग 14,065 करोड़ रुपए। आपको नहीं लगता कि ये योजना साल भर से ज़्यादा का वक्त हो गया? सरकार को समय समय पे मूल्यांकन करना चाहिए कि जो हम पैसा दे रहे हैं हर साल इतना, इस पैसे की कहाँ यूटिलाइजेशन हो रहा है, किस मद में खर्च हो रहा है। ये सरकार एक स्ट्रक्चर बना दे कि भाई हम आपको हर 2,500 रुपये महीने दे रहे हैं, इसका कहीं आप बिज़नेस में उपयोग कीजिए। छोटे जो SME वाले होते हैं, जो छोटे स्मॉल बिज़नेस होते हैं, सब्जी बेचना, रेहड़ी लगाना, चाय की दुकान खोलना, इस तरह के बिज़नेस करिए ताकि आपका भी ग्रोथ हो। ये तो आप पैसा दे रहे हैं लेकिन ये खाना खर्चे में ही ख़त्म हो जाता होगा। ना आप उन महिलाओं को सशक्त कर पा रहे, ना राज्य का उससे कुछ भला होगा। देखिए, बहुत माकूल बात आपने कहा दीपक भाई, और आप बहुत सुलझे हुए पत्रकार हैं, आप बहुत दिनों से देख रहे हैं झारखंड को भी। मेरा ये मानना है कि झारखंड जब राज्य अलग हुआ था तो झारखंड राज्य अलग होने के बाद में ये लोगों को एक ये जिज्ञासा थी कि राज्य बनेगा तो सबका सर्वांगीण विकास होगा, और यहाँ जो ये झारखंड जो राज्य है ये बहुत ही गरीबों की बहुतायत है, यहाँ पे गरीबी है, गुर्बती है, तो उसको चाहे वो किसी समुदाय किसी इसके हो उसको ठीक होना चाहिए था। हाँ। और उसके लिए काम होनी चाहिए थी, जो कि हमको ऐसा लगता है कि अभी तक कोई काम हमको दिख नहीं रहा है वैसा होते हुए में। हाँ। जहाँ तक रेडी लगाने की बात है या और भी चीज़ें हैं, आज भी हमारी जो ग्रामीण महिलाएं हैं, आप जाएंगे थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्रों में या इधर जाएंगे तो आपको ये दिखाई देगा। जमाल साहब, हम इसलिए हम आपसे ये समझना चाह रहे हैं ना, क्योंकि आप ही की पार्टी बिहार में सरकार है। जब नीतीश कुमार ने घोषणा किया कि हम 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं को देंगे, तो हम कई पत्रकारों से और कई जो अर्थशास्त्र को बहुत बारीकी से समझते हैं, मैंने उनसे इस पर डिस्कस किया कि भाई नीतीश कुमार ने तो चुनाव जीतने के लिए इतना बड़ा रकम दे दिया। मैं बहुत डीपली बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपको लग सकता है लेकिन इसका बहुत बड़ा व्यापक असर पड़ेगा। तो मैंने बोला वो कैसे? तो उन्होंने कहा कि आप ये समझ लीजिए कि अगर लगभग 1.5 करोड़ महिलाओं को भी ये अगर 10-10 हज़ार रुपये दे देते हैं और उसमें से कितनों अगर कम हुआ तो 20 लाख 25 लाख महिला अगर इस 10 हज़ार रुपये से छोटा रेहड़ी का दुकान, बकरी पालन, मुर्गी पालन अगर कर ले तो बहुत सशक्त हो जाएंगी। कम से कम साल 2 साल 3 साल में उनके पास इतना हो जाएगा कि वो घर परिवार को आराम से चला सकती हैं। उनके पास रोजगार का साधन हो जाएगा, चाहे मसाले का हो, चाहे फिर और भी जो छोटे उद्योग होते हैं जो ग्राउंड लेवल पे होते हैं, जिसको आम लोग प्रभावित होते हैं और इसका व्यापक असर देखने को मिलेगा। और वो इस चीज़ की तारीफ कर रहे थे कि भाई देखिए, आपने पैसा घर खर्ची के लिए नहीं दिया, आप इसको 1 साल बाद मूल्यांकन भी करेंगे कि आपका वो 10 हज़ार रुपये से कितना हुआ, और जो अगर आपको लगेगा कि नहीं ठीक है तो और आगे बढ़ाएंगे, नहीं ठीक है तो वहीं पे हम बंद कर देंगे। यानी आपको हर महीने 2,500 देने वाला सिस्टम हम नहीं रखेंगे। ये तो आपका पैसा भी जा रहा है, कुछ हो भी नहीं रहा है, ये तो वो वाली स्थिति हो गई। देखिए, वही बात मैं बोल रहा था कि माननीय नीतीश कुमार जी ने और वहाँ की NDA गवर्नमेंट ने ये सोचा कि वहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि वहाँ पे फ्री में दे दिया गया। हाँ, वहाँ पर एक सोच के तहत दी गई कि ठीक है 10,000 रुपया जो अमाउंट, जो बड़ा अमाउंट है, 10,000 रुपया कोई छोटा अमाउंट नहीं है वाकई में। और 10,000 रुपया जब दिया गया तो वो ये इस चीज़ का वो उसका रिजल्ट जो है किसी भी चीज़ का, देखिए 2 तरह की बातें होती है, एक इनपुट होती है, एक आउटपुट होती है। बिल्कुल। तो उसका जो इनपुट जो आज के डेट में जो निकल करके आ रहा है सर, तो ये दिखाई दे रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में बिहार की महिलाएं निश्चित रूप से अपने पर डिपेंडेंट होने जा रही हैं, और वो कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ों जैसे कि बांस के सामान जो हैं, जो बांस के सामान हैं, जैसे कि सुपली बनाना, हाँ? या पंखा बनाना, या इस तरह का जो बांस की जो टोकरी बनाना, बहुत सारे के बम्बू के एसेट्स माने जाते हैं, और उसको समय समय पर बहुत सारे पर्व और त्योहारों में उसका बहुत बड़ा योगदान भी रहता है। तो जैसे कि छठ का समय आता है, मान लीजिए, तो छठ के समय में आप देख लीजिए कि टोकरियां जो हैं वो मैं समझता हूं कि बिहार की महिलाएं आज इतनी समझिए कि उससे प्रभावित हुई हैं कि अपने अपने कुटीर उद्योग वहां चला रहे हैं,
और जहाँ पे मान लीजिए कि 4 बहन है या 5 बहन है या अगल बगल पड़ोसी है, तो वो 5-6 महिलाएं, 10 महिलाएं, 11 महिलाएं अपना एक समिति बना ले रही हैं और उससे पैसा मिला करके और वो एक इंडस्ट्री बने, कुटीर उद्योग चला रही हैं। आप जाएंगे तो देख करके दिल खुश हो जाएगा कि बताइए जो लोग, जो महिलाएं समझ, आज कुछ लोग हैं जो बेचारे सुअर का पालन कर रही हैं। सुअर को ले ली है अपना, वो 8-10 सुअर अपना उसको पाल रही है, उसको माने कोई बकरी पाल रही है, बकरी का है, बकरी है, छगरी बकरी, माने मुर्गी मुर्गा, ये सब पोस रही हैं। तो भाई ये जो चीजें हैं जो आज कल तक वो अपने पति पर डिपेंड करती थी और उनके जीवन को जीने में बड़ा कठिनाइयां उत्पन्न होती थी, उससे आज हट करके आज सबसे बड़ी बात ये खुशी की हो गई है कि वो अपने पति को मदद कर रही हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने का काम कर रही हैं और अपने बच्चे के लिए ट्यूशन रखने का काम भी वो माताएं कर रही हैं, वो बहनें कर रही हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। जो चीज़ झारखंड में होना चाहिए था, जो झारखंड की महिलाओं को 2500 रुपया आप यदि दे रहे हैं, तो आप बताइए कि 2500 रुपया का क्या काम है, हमको आप बताइए ना भाई, खुल करके बताइए। मान लीजिए 2500 रुपया आपको हम दे भी दिए तो वो तो हाई हुल्ला टाइप का हो जाएगा, आया राम गया राम, कहाँ से आ रहा है कहाँ चला जा रहा है, वो पैसा का कोई यूटिलाइजेशन नहीं है ना, और कोई सरकार पर एक बहुत बड़ा वित्तीय बोझ पड़ रहा है। बिल्कुल। और चाहिए था, आज भी आप चले जाइए, हमारी बहनें हड़िया बेच रही हैं नली के किनारे बैठ के, आज भी नाली के किनारे बैठ के वो हड़िया बेच रही हैं। जो घर में रहना चाहिए इज्जत आबरू से, वहां पर नाली के किनारे चल बैठ करके बेचारी हड़िया बेच रही है या और कुछ बेच रही है। ये तो सवाल है कि आप दारू यहाँ फ्री कर दिए हैं, जबकि हमारे यहाँ बिहार में शराबबंदी हुई है, शराबबंदी में कम बड़ा रॉयल्टी का लॉस नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं है, बहुत बड़ा लॉस हुआ है। उसको कैसे यूटिलाइज किया जा रहा है, उसको कैसे मेकअप किया जा रहा है। और झारखंड में जहाँ पर दारू का अंबार लगा दिया है आपने, ना कॉलेज खोल रहे हैं, ना स्कूल खोल रहे हैं, ना अस्पताल खोल रहे हैं, ना यूनिवर्सिटीज खोल रहे हैं, ना कुछ भी खोल रहे हैं, और आप सीधे सीधे क्या है कि दारू फ्री कर दिया। चलिए ठीक है सर, ठीक है, जो आप कह रहे हैं उस पर हम आगे भी विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी अबुआ दिशोम बजट पेश हो गया। शुक्रिया अपना पक्ष रखने के लिए और साझा करने के लिए हमारे दर्शकों के साथ। महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि अबुआ दिशोम बजट पेश कर दिया गया है और इसमें कई प्रावधान किए गए, हर विभागों को पैसा अलॉट किया गया है। अब देखना होगा तमाम विभाग उस पैसे को किस तरीके से एग्जीक्यूशन करती है।